सोचिए, जिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी पर रोज लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, वहां पर क्या एक आम नागरिक उससे आरटीआई के जरिए अपना सवाल पूछ सकता है? क्या कोई व्यक्ति एनएससी से उसके फैसलों, उसके नियमों, उसके प्रशासनिक प्रक्रिया या फिर जवाबदेही से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कहा था, हाँ, एनएससी एक पब्लिक अथॉरिटी है और उस पर आरटीआई लागू होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो फिर अब क्या होगा? क्या एनएससी पूरी तरह आरटीआई से बाहर हो गया है या फिर क्या आम नागरिक अब कोई भी जानकारी नहीं मांग सकता है? और क्या इस मामले का निवेशकों पर या फिर शेयर मार्केट पर भी असर पड़ सकता है? आज इसी पूरे मामले को हम आसान भाषा में समझेंगे। 31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एनएससी की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी के 7 जून 2007 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है। इसी आदेश में एनएससी को आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी माना गया था। कोर्ट ने सीआईसी और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा है। इसका मतलब ये है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, केवल अंतरिम राहत दी गई है और मामला आगे भी सुना जाएगा। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा है कि एनएससी कभी भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। कोर्ट फिलहाल इस कानूनी सवाल की जांच करेगा कि एनएससी को पब्लिक अथॉरिटी मानने का अधिकार सही है या फिर गलत है। इस विवाद की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। एक आरटीआई आवेदन के बाद सीआईसी ने 7 जून 2007 को कहा था कि एनएससी और दूसरे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम बड़े सार्वजनिक हित से जुड़ा है, इसलिए उन्हें आरटीआई कानून के तहत जानकारी देने की व्यवस्था बनानी चाहिए। एनएससी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि ये एक निजी कंपनी है, सरकारी संस्था नहीं, और इसलिए उस पर आरटीआई लागू नहीं होना चाहिए। 15 अप्रैल 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एनएससी की याचिका खारिज कर दी और इसके बाद एनएससी ने 15 अप्रैल 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एनएससी की याचिका खारिज कर दी और सीआईसी के फैसले को सही माना। इसके बाद एनएससी ने डिवीजन बेंच में अपील की और इस अपील पर लगभग 16 साल तक मामला लंबित रहा। फिर 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी एनएससी की अपील खारिज कर दी और कहा कि एनएससी आरटीआई एक्ट की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पब्लिक अथॉरिटी होने का आखिरकार सही मायना क्या होता है? आरटीआई एक्ट की धारा 2H के मुताबिक ऐसी संस्था पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है जो संविधान, संसद या किसी कानून के तहत बनाई गई हो या फिर जिस पर सरकार का ओनरशिप, कंट्रोल या सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग हो। अगर किसी संस्था को पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है तो उसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करना होता है। आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देना भी जरूरी होता है। कुछ जानकारी अपने वेबसाइट पर खुद से पब्लिश करनी भी यहाँ पर जरूरी होती है और सूचना ना देने पर अपील की व्यवस्था देनी होती है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हर संस्था की सार्वजनिक जानकारी दी जाए। कॉमर्शियल सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी और ऐसी सूचना जिससे किसी प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को नुकसान नहीं हो सकता है, आरटीआई एक्ट की धारा 8 के तहत रोकी जा सकती है। हालांकि बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ जानकारी देने का फैसला भी तय किया जा सकता है, यानी कि आरटीआई लागू होने का मतलब अनलिमिटेड डिस्क्लोजर नहीं बल्कि एक कानूनी ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएससी को पब्लिक अथॉरिटी क्यों माना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य तर्क ये था कि एनएससी भले ही कंपनी कानून के तहत बनी एक प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन उसका काम एक साधारण प्राइवेट बिजनेस जैसा नहीं है। एनएससी देश के कैपिटल मार्केट की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था है। यहाँ कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं और निवेशकों के ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट के लिए नियम तथा बायलॉज बनाए जाते हैं। कोई भी संस्था सेबी की रिकॉग्नाइजेशन के बिना स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से जानकारी मांग सकता है, जांच कर सकता है और उनके बायलॉज को मंजूरी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सैचुरेटेड फ्रेमवर्क को देखते हुए कहा कि एनएससी पर सरकार और सेबी का डीप कंट्रोल है। कोर्ट ने यह भी माना कि एनएससी को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करने का अधिकार सरकार से डेलीगेटेड रिकॉग्नाइजेशन के जरिए मिला है।
और इसलिए ये केवल प्राइवेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक बड़ी पब्लिक फंक्शन निभाने वाली इंस्टीट्यूशन है। सरल भाषा में इसे कहें तो हाई कोर्ट का नजरिया ये था कि एनएससी की ओनरशिप प्राइवेट हो सकती है, लेकिन उसका काम, अधिकार और बाजार पर असर पूरी तरह पब्लिक नेचर का है। एनएससी का कहना है कि केवल किसी रेगुलेटेड कंट्रोल में होना किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक अथॉरिटी नहीं बना देता है। एनएससी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि कंपनी में सरकार की कोई सीधी शेयर होल्डिंग नहीं है, ये सरकारी पैसे से सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी नहीं है, इसका ओनरशिप डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास रहता है। सेबी का रेगुलेशन पूरे सिक्योरिटीज मार्केट पर लागू होता है। रेगुलेटरी कंट्रोल को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं माना जा सकता है। एनएससी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने थलापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक फैसले का भी सहारा लिया है। उस फैसले में कहा गया था कि केवल किसी संस्था पर कानून या रेगुलेटर का कंट्रोल होना पर्याप्त नहीं होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल सब्सटेंशियल और वास्तविक होना चाहिए। एनएससी एक संभावित कंसर्न ये भी है कि आरटीआई की तहत मांगी गई जानकारी में कॉन्फिडेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सर्विलेंस मैकेनिज्म, कमर्शियल एग्रीमेंट्स और सेंसिटिव मार्केट इंफॉर्मेशन शामिल हो सकती है। हालांकि यहाँ फिर याद रखना जरूरी है कि आरटीआई एक्ट में ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जेम्पशन पहले से ही मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएससी को फिलहाल राहत जरूर दी है, लेकिन सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि दीज आर डेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। साथ ही बेंच ने मौखिक रूप में ये भी संकेत दिए हैं कि अंतरिम सुरक्षा हमेशा नहीं रह सकती है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल इस बात पर विचार नहीं करेगी कि एनएससी टेक्निकली प्राइवेट कंपनी है या नहीं, कोर्ट ये भी देख सकता है कि एनएससी का पब्लिक रोल, सैचुरेट पावर और मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये अभी केवल एक इन्फ्रेंस है। अंतरिम निष्कर्ष के बाद ही फैसले पर स्पष्टता नजर आएगी। अगला बड़ा सवाल ये भी है कि अगर एनएससी आरटीआई के दायरे में आता है तो इससे क्या बदलाव हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो एनएससी को आरटीआई एप्लीकेशन संभालने के लिए एक फॉर्मल सिस्टम बनाना पड़ सकता है। आम नागरिक और निवेशक कुछ विषयों पर जानकारी मांग सकते हैं, जैसे कि इसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की प्रक्रिया, कुछ पॉलिसीज और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कंप्लेंट्स के डिस्पोजल से जुड़ी जानकारी, नियम बनाने की प्रक्रिया, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े इंस्टीट्यूशन डिसीजन, अधिकारियों और कमेटी के काम करने की व्यवस्था। लेकिन किसी इन्वेस्टर की पर्सनल ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ब्रोकर्स के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, साइबर सिक्योरिटी डिटेल्स या फिर प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन सामान्य रूप से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। इसका दूसरा बड़ा असर गवर्नेंस पर भी हो सकता है। एनएससी जैसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से जुड़ी ट्रांसपेरेंसी की मांग बढ़ेगी। इसका असर आगे चलकर क्लियरिंग, कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज और दूसरे रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन से जुड़ी बहस पर भी पड़ सकता है। हालांकि हर संस्था अपने आप आरटीआई के दायरे में नहीं आएगी। प्रत्येक संस्था का ओनरशिप, सैचुरेटेड रोल, फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल अलग अलग जांचा जाएगा। अगला बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर एनएससी केस जीत जाता है तो क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट एनएससी की दलील स्वीकार करता है तो एनएससी को आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में नागरिक सीधे एनएससी को आरटीआई एप्लीकेशन नहीं भेज पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि एनएससी किसी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में बाहर हो जाएगा। एनएससी पर सेबी के रेगुलेशन, सिक्योरिटीज लॉ, डिस्क्लोजर रूल्स, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म और अदालतों की निगरानी लागू रहेगी। जरूरत पड़ने पर नागरिक एनएससी से संबंधित कुछ जानकारी सेबी या अन्य संबंधित पब्लिक अथॉरिटी से आरटीआई के जरिए मांगने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते वो सूचना उस सरकारी संस्था के पास उपलब्ध हो और किसी एक्सेप्शन में ना आती हो। अब इसका असर एनएससी आईपीओ पर क्या पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के टाइम में तो ज्यादा जरूरी है। ये मामला एनएससी के बिजनेस ऑपरेशन या रोजाना ट्रेडिंग से सीधे प्रभावित नहीं करता है। किसी भी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा ये फैसला एनएससी की पब्लिक इमेज और प्रपोजल आईपीओ नैरेटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आरटीआई लागू होने से कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बेहतर होने का तर्क भी यहाँ पर दिया जा सकता है। वहीं एनएससी के पक्ष में फैसला आने पर कंपनी को कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी के मामले में भी राहत मिलेगी।
अभी आईपीओ वैल्यूएशंस या लिस्टिंग पर किसी तरह का दावा करना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि मामला केवल ट्रांसपेरेंसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी से जुड़ा है और अंतिम फैसला भी आना बाकी है। तो अभी की स्थिति बिल्कुल साफ है। एनएससी को हमेशा के लिए आरटीआई से बाहर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सीआईसी के पुराने आदेश पर अंतिम रोक लगाई है और 4 हफ्तों के बाद मामले की आगे सुनवाई भी देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल ये है कि क्या देश के सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज की प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा मायने रखती है या फिर उसका पब्लिक फंक्शन और रेगुलेटरी कंट्रोल। आपकी राय में एनएससी को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या फिर उसकी कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी को देखते हुए उसको बाहर रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।